नमस्ते। आज ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। अनुराग ठाकुर का मानना है कि अखिलेश यादव आतंकवादियों के सहयोगी हैं। नंबर 2, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने क्यों की नेहरू की तारीफ? और तीसरा, क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन इंडिया में कराना गर्व की बात है? इन तीनों पे चर्चा करेंगे अलग-अलग। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से आग्रह कि हमारे जो चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए। अगर हो सकता है तो हमें मंथली एक उसमें सब्सक्राइबर का ऑप्शन है जिसमें आप हर महीने हमें कुछ आर्थिक सहयोग देंगे, उसके मेंबर बनिए। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक वन टाइम सहयोग भी करने का ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं सबसे पहले आ जा रहा हूं पहले प्रश्न पे। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मानना है कि अखिलेश यादव जी आतंकवादियों के सहयोगी हैं। आज सारे प्रमुख समाचार पत्रों ने ये छापा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर दिखा दे रहा हूँ जिसमें वो आज ही के पेपर में है, जिसमें अनुराग ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि व्हाट वाज अखिलेश डूइंग विद टेरर कन्विक्ट्स डैड। अब ये पूरा मसला जो है वो आपको मैं समझा दूं। अहमदाबाद के एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो एक को सजा मिली है, मोहम्मद सैफ। उनके पिता शादाब अहमद जी के साथ अखिलेश यादव की कोई फोटो ये दिखा रहे हैं, दोनों हाथ में दिखा-दिखा के, और हर जगह बोला जा रहा है कि देखिए आतंकवादी के पिता के साथ, आतंकवादी के पिता के साथ। 2 चीज़ें पहले तो मैं ये मेरे मतलब, एक तो किस डेट की ये बताना आवश्यक है, और दूसरा शादाब अहमद उस आतंकवादी के पिता हैं। तो शादाब अहमद के ऊपर क्या-क्या आरोप हैं और क्या-क्या वो हैं, वो भी एक ज़रा खुला करना ज़रूरी था। क्योंकि अगर शादाब अहमद इस देश के नागरिक हैं और अगर उनका केवल उनका उनका जो के ऊपर आरोप ये है कि वो एक आतंकवादी के पिता हैं, तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा है शादाब अहमद को इस तरह से एक उनको भी कन्विक्ट के रूप में ट्रीट करना। लेकिन ये कहने के बाद मैं थोड़ा, एक अनुराग ठाकुर जी बड़ी जगह बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ताकतवर आदमी हैं, थोड़ा और यंग हैं। और यंग हैं तो मैं बिल्कुल उनसे, क्योंकि आगे उनका एक अगले 20, 25, 30 साल का फ्यूचर है उनके पास। और अ, मतलब उनको बड़े पद पे रहना है, बीजेपी रहेगी, उनको बड़े पद पे रहना है। केंद्रीय मंत्री बन ही चुके हैं, कैबिनेट रैंक के, आगे और भी चीज़ें हैं। तो उनको अपनी पार्टी में 2-3 चीज़ें पूछनी चाहिए। पहली चीज़, जो उनके साथ में राज्य मंत्री हैं, उनसे ये कैबिनेट है, वो राज्य मंत्री हैं, टेनी जी। टेनी जी के जो लड़के हैं आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी के ऊपर अभी हालाँकि वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अभियुक्त हैं। उन्होंने 4-5 लोगों किसानों को अपनी जीप से रौंद दिया था, इसके अभियुक्त हैं। तो क्या, और इसीलिए सारे किसान आंदोलन सब लोग ये माँग माँग कर रहे थे कि भाई टेनी जी को आप मंत्रिमंडल से हटा दीजिए जब तक ये पूरी ना हो जाए कार्रवाई। तो वो जैसे इस बात में बहुत सेंसिटिव है ना। अच्छा, टेनी जी कोई उनके ऊपर क्या मुकदमा, उनके ऊपर एक 307 का मुकदमा हुआ है जिसका ऑर्डर रिजर्व है। तो क्या अनुराग ठाकुर जी अपने मंत्रिमंडल में ये माँग करेंगे कि इनको हटा दिया जाए? क्योंकि इनका लड़के के ऊपर इस तरह का आरोप है। दूसरा, टेनी जी के अलावा अनुराग ठाकुर जी आपके मंत्रिपरिषद के जो सबसे प्रधानमंत्री और बड़े-बड़े मंत्री लोग, आपको याद है नवाज शरीफ के यहाँ, क्योंकि ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये अखिलेश यादव इनके साथ क्या कर रहे थे? क्या बिरयानी खाने गए थे? तो मेरा जहाँ तक मेरा जानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन नहीं, ये नवाज शरीफ के यहाँ जो कारगिल में हमारे जवानों का जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जवानों के शहीद हुए थे, तो वहाँ पे बिना बुलाए हमारे मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करने गए थे? मैं ये मानता हूँ कि वो बिरयानी खाने नहीं गए थे, खीर खाने गए थे, हलवा खाने गए थे, पेड़ा खाने गए थे। तो इस पे थोड़ा बताइए कि वो क्या खाने गए थे? कि वो वेजिटेरियन है तो बिरयानी नहीं खाएँगे और बिना बुलाए गए थे। तो बिना बुलाए क्यों गए थे? इसका भी एक्सप्लेनेशन हो, और उसकी तो डेट वेट सब है कैसे-कैसे गए थे। और तीसरी बात इसलिए कि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जानना भी एक आम आदमी को, एक आम दर्शक को आवश्यक है कि सेंगर साहब, जो कुलदीप सेंगर जी हैं, जो इनके बीजेपी के एमएलए थे, वो रेप के चार्ज में अभी बंद हैं।
और उनको सजा भी हो गई है। आपके एमपी, एमएलए इलेक्शन के दौरान जेल में उनसे मिलने क्यों जाते हैं? क्यों गए थे? भई इसका भी तो जवाब आप दीजिए ना। और आप अपनी पार्टी में भी ये डिसिप्लिन लागू करने की कोशिश करिए। और ये आप बिल्कुल ठीक बात कहे हैं कि अखिलेश जी के साथ वो जो खड़े हैं, तो अखिलेश जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो थोड़ा टाइम वाइम बता दीजिए जिससे हम लोग को भी, और ये भी बताना ज़रूरी है कि शादाब अहमद जी के ऊपर कौन-कौन से चार्जेज़ हैं। तो अ, इन चीज़ों का मैं इसलिए, क्योंकि केवल इलेक्शन है और यहाँ बड़ी-बड़ी हेडलाइन आप यूपी में आके बता जाइए, आप तो हिमाचल चले जाएँगे, हम लोग को यूपी में रहना है। और मान लीजिए अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो हमारे मन में तो हरदम ये रहेगा कि भई ये शादाब अहमद के साथ क्यों खड़े थे? तो बता दीजिए ना कि उनके ऊपर क्या-क्या चार्ज है। और साथ में ये भी बताइए कि नवाज़ शरीफ जी के यहाँ जो हमारे मंत्री लोग गए थे, ये बिरयानी की जगह क्या खाए थे? हलवा पूड़ी क्या खाए थे? ये भी मतलब एक किसी भी आम उत्तर प्रदेश वाले का आपसे एक सवाल ज़रूर है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरा ये, अभी हाल के दिनों में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने नेहरू की तारीफ की। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए भी, क्योंकि रोज आप पेपर में पढ़ रहे होंगे। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हैन यूंग लुंग, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ऊपर नीचे हो। उन्होंने अभी अपनी पार्लियामेंट में एक 40 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, और जहां पे वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ये सब। और वहां पे उस भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू नेहरू का जो इंडिया है, नेहरू का जो भारत था, उसके मॉरल वैल्यूज की बात की। किस तरह से सेक्रीफाइस किया गया था, किस तरह से डेमोक्रेसी आई थी, इत्यादि इत्यादि। और उसी वार्तालाप के दौरान उन्होंने इंडिया की जो डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है, उसका भी एक रेफरेंस दिया कि हाल के दिनों में जो हमारे यहाँ उसका डिक्लाइन हुआ है। और उसका जो कारण था, उन्होंने अपने उसमें कहा कि हाफ ऑफ द एमपी, आधे एमपी जो हिंदुस्तान की वर्तमान लोकसभा है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और वो क्रिमिनल चार्जेस ऐसे वैसे नहीं है, रेप और मर्डर के हैं। ये उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में लोगों को समझाया। और उन्होंने हालांकि अपने भाषण में ये भी क्वालिफाई किया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। ये उनका बेसिकली कमेंट था। अच्छा, ये क्यों कमेंट आ रहा था, किस रेफरेंस में बोल रहे थे, ये भी आपका जानना जरूरी है। सिंगापुर की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन प्रिविलेजेस जो है, वो एक जांच कर रही थी, उसके सामने एक आया था, उनके एक ऑपोजिशन मेंबर हैं जो दी वर्कर्स पार्टी के हैं, उनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप था। उसकी बातचीत हो रही थी। और उसपे जो जो प्राइम मिनिस्टर उनने उन्हों उस दिन पार्लियामेंट में बोला, जहां पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है हिंदुस्तान को, कि उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू प्रिवेंट सिंगापुर फ्रॉम गोइंग डाउन द सेम रोड। हिंदुस्तान का मतलब, जैसे यहाँ पे हो गई है हालत कि आधे एमपीज के ऊपर चार्ज है, क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये बात कही। अब इसके बाद हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। हंगामा ये हो गया कि सिंगापुर के हाई कमिश्नर जो हिंदुस्तान में साइमन वोंग, उनको बुला के हमारे विदेश मंत्रालय ने एक अपनी आपत्ति दर्ज की कि आपके वही प्रधानमंत्री को अपनी पार्लियामेंट में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। और उनका कहना था कि भाई ये सब तो हमारा इंटरनल मैटर है। अ, पहली चीज, देखिए, मैं बिल्कुल बात है कि अगर आपका विदेश मंत्रालय जैसे सोच रहा है, लेकिन इसी विदेश मंत्रालय को क्या अपने प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था कि अमेरिका में जाके जो उनका इंटरनल इलेक्शन हो रहा था, तो अब की बार ट्रम्प सरकार, ये करना चाहिए था। आपको एक उम्मीदवार विशेष के जो दूसरी सरकार में उनके इंटरनल इलेक्शन लड़ रहा है, उनका चुनाव प्रचार करना चाहिए था। क्योंकि ये भी एक आवश्यक है। चीजें आपने शुरू की, आप आज जाके अमेरिका में आप प्रचार करते हैं, और फिर दूसरे आदमी के अब उनको कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ की पालन। अच्छा, ये बताइए, आप क्यों क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हैं? आप क्यों इस बात के लिए इतने सेंसिटिव हैं? भाई ये फैक्ट नहीं है। और ये जब उन्होंने बात कही, तो ऐसा लगता है कि वो जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2019 के लोकसभा सांसदों को लेके, जिस उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि 43% सांसदों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये तो आपके देश की रिपोर्ट है। अगर उसके हवाले से वो अपनी पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे अपने को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
अगर मान लीजिए हमारे यहाँ आज आज शिक्षा में हम थोड़ा पीछे हैं, हम स्वास्थ्य में थोड़ा पीछे हैं, तो इसमें कौन-सा आप इतना गुस्सा हो जाने की बात है कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आवश्यक था कि आप ये देख लेते कि ये सही है या नहीं। क्योंकि अगर ये सही है, तो हम क्या स्टेप ले रहे हैं? अगर आपके यहाँ 43% क्रिमिनल चार्जेस के लोकसभा सांसद हैं, तो इसको दूर करने का, इसमें चुनाव में क्या कैसे सुधार किए जाएँ, इस तरह के लोग लोकसभा में ना बैठ पाएँ, या अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो उनको एक समयबद्ध उसके अंदर आप कैसे या तो कन्विक्ट कराएँ या एक्विटल कराएँ, मतलब या तो वो हैं दोषी या नहीं दोषी हैं। इस पे बात होनी चाहिए, ना कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? अच्छा, वो बेसिकली स ऐसा लग रहा है, अगर वो नेहरू का नाम नहीं लेते ना, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या है कि उन्होंने नेहरू का नाम लिया और कहा कि वो मॉरलिस्टिक वैल्यू में और दुनिया उनकी तरफ देखती थी। तो शायद कहीं न कहीं जो सारी आपत्ति है, वो वहाँ से आई। अब मैं तीसरी बात पे बताऊँ। तीसरी बात ये है जो मैंने आपको बताया था कि क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक सेशन इंडिया में कराना गर्व की बात है। अभी कल-परसों में एक न्यूज़ आई कि मुंबई जो है, वो 2023 का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक सेशन यहाँ की मेज़बानी करेगा। और कब? आफ्टर 40 इयर्स, 40 साल बाद हम लोग मेज़बानी करेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन था, उसका जरा नाम सुनिए, आपको सुन के बढ़िया डेलीगेशन। हिंदुस्तान के डेलीगेशन में नरेंद्र बत्रा जी, प्रेसिडेंट आईओसी, अनुराग ठाकुर साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अभिनव मित्रा बिंद्रा जी, इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट, और नीता अंबानी जी। महिलाओं को हम लोग ने कितनी तरक्की की है हमारे यहाँ। अब इससे आगे बढ़े, इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये ओलंपिक सेशन होता क्या है? क्या होता है? ओलंपिक सेशन एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी, बस। ये कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं है, मीटिंग है सिर्फ। और आईओसी में अभी तक टोटल 101 मेंबर हैं जिनको वोटिंग राइट्स हैं। हालांकि 101 मेंबर के रेफरेंस में मैं एक आपको और याद दिला दूं, अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, जो 2020 में होना था, उसमें मेडल टैली में हिंदुस्तान का स्थान 48th था, 48वां। ये कहा जा रहा है कि 40 साल बाद फिर हिंदुस्तान को सेशन होस्ट करने का मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसमें पेपर में सब लिखा हुआ है, नीता अंबानी जी ने इसका प्रेजेंटेशन दिया और फिर उन्होंने उन्होंने ये बताया है कि हमें ये होस्ट करने का, पेपर में आया, मैं अपने हवाले से नहीं, सब कुछ। नीता अंबानी जी ने कहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड जॉय, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उनका मीटिंग यहाँ होस्ट कर रहे हैं। मुझे कभी-कभी ये लगता है कि कुछ-कुछ, जैसे अयोध्या में हम लोगों ने दिए नहीं जलाए थे, दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने एक साल 5 लाख दिए जलाए, अगले साल 6 लाख दिए जलाए। अरे भाई, मतलब दिए जलाए तो इसमें इसमें कौन-सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? सरकारी पैसा, सरकारी तेल, सरकारी कर्मचारी, और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो हम ओलंपिक का की कमिटी का एक मीटिंग यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, उसके लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। ऐसा उम्मीद है कि आशा की जाती है कि 2030 का यूथ ओलंपिक और 2036 का समर ओलंपिक करने का हमें वो मिले। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा सेंस कहता है वो ये सब उसलिए हो रहा है। अब ये नीता अंबानी जी इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में क्या कर रही हैं, तो वो भी जरा समझ लीजिए। मैं एक रिपोर्ट अभी साथ में लगा दूंगा, पेपर की रिपोर्ट। अगस्त 2016 में नीता अंबानी जी इलेक्ट हुई थी एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये 2016 में हुआ था अगस्त में। जब तक वो 70 वर्ष की पूरी ना हो जाए, उसमें टर्म ये था, जब तक वो 70 वर्ष की पूरी ना हो जाए, और 70 वर्ष की वो 2034 में पूरी हो रही हैं, तो करीब करीब 18 वर्ष तक वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में रहेंगी। और जब वो इसमें इलेक्ट हो गए, कैसे इलेक्ट हुई थी? क्योंकि उससे पहले अगस्त में हुई, लेकिन जून 2016 में
उनको नॉमिनेट किया गया था इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा। अब ये भी जरा सुन लीजिए, ये फोर्ब्स की स्टोरी है जो मैं इसका लिंक दे रहा हूं। उसमें कहा गया है कि एक न्यू सिलेक्शन प्रोसेस आया, बहुत बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस। वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या करता है? वो कहता है कि नॉमिनेशंस आर डन होनली एज मेरिट। हम जो नामांकन पहले करेंगे मेरिट के आधार पर, और फिर वो नामांकित व्यक्तियों से में हम इलेक्ट कर लेंगे। ये कितनी बढ़िया बात है। मेरिट क्या होगी? अब ये जरा सुन लीजिए, उसी उसी रिपोर्ट में है। नीता अंबानी जी की मेरिट ये है, उसमें बताया गया है कि वो मुकेश अंबानी जी की पत्नी है, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। उनको ये भी बताया गया है, उसमें ये भी बताया गया कि वो एक हिंदुस्तान में जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होती है, उसकी एक टीम मुंबई इंडियन की ओनर है। अब आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ये स्पोर्ट्स है कि बिजनेस है। मतलब ये भी अगर कोई मुझे समझाएगा तो अच्छा रहेगा। तीसरा बताया गया है कि वो क्लासिकल डांसर हैं, इंटरनेशनल स्कूल चलाती हैं, इंटरनेशनल अस्पताल चलाती हैं, और वो जो उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पे उन्होंने बहुत काम किया है। मैं ये सब जब पढ़ रहा था तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि उन्होंने स्पोर्ट्स में क्या किया है। वो इस 135 करोड़ के देश में वो हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। उन्होंने स्पोर्ट्स में क्या किया है, ये सब लोग साइलेंट। और वो 18 साल के लिए, वो 2034 में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि 2036 में इंडिया इज बिडिंग फॉर द नेक्स्ट समर ओलंपिक। तो अगर हिंदुस्तान को ओलंपिक की मेजबानी का फिर से मिलता है मौका, तो मेरे ख्याल में अभी से उसको 70 क्या कुछ अमेंडमेंट करके 80 साल तक कर देना चाहिए। या उससे अच्छा ये है कि जब तक नीता अंबानी जी जीवित रहें, चाहे 80 साल रहें, 100 साल रहें, 100-150 साल रहें, वो उसकी मेंबर रहेंगे। इसमें कहीं कोई नहीं। और एक ऑप्शन और कहीं से ले आना चाहिए हिंदुस्तान को, कि हमारे एक एक और उद्योगपति हैं, उनका भी कहीं, तो उनकी भी जो पत्नी या घर की में कोई उनके बड़ी बुजुर्ग हो, मतलब इस तरह का हो, तो उनको भी उस कमेटी में उनके घर परिवार के किसी न किसी को उसमें डालने का हम लोगों को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।